डियर फ्रेंड्स। सो बेसिकली आज हम लोग जो है कारनोट्स साइकिल देखेंगे कि कारनोट साइकिल क्या होती है। एक्चुअल में ये कारनोट साइकिल के ऊपर बेस्ड एक हीट इंजन है जिसे हम लोग बेसिकली कारनोट्स इंजन कहते हैं। ये इंजन रियलिटी में पॉसिबल नहीं है बना पाना, लेकिन इसके जैसे इंजन बनाने की कोशिश की जाती है काफ़ी टाइम। तो अब आप बोलेंगे सर जब ये रियल है ही नहीं तो हम इस इंजन के बारे में पढ़ ही क्यों रहे हैं। ये इंजन अगर बन ही नहीं सकता तो वाई आर वी इवन स्टडिंग दिस। तो द रीज़न इज़ दैट कि दुनिया में कुछ आइडियल चीज़ें होती हैं, तो ये एक आइडियल चीज़ है। अब उस आइडियल चीज़ की अगर इंसान को जानकारी हो तो इंसान नियर अबाउट आइडियल बनाने की कोशिश कर सकता है। तो अगर आप जानते हैं कि कारनॉट इंजन कितना एफिशिएंट है, वो कितना आइडियल है और किस तरीके से काम करता है, तो सिमिलर प्रिंसिपल्स पे आप दूसरे इंजन बनाने की कोशिश कर सकते हैं जो कि आइडियल इंजन के बहुत नज़दीक का बिहेवियर दिखाएंगे, आइडियल इंजन जैसा बिहेवियर दिखाएंगे। तो कारनोट इंजन एक आइडियल इंजन है जो कि एक फ्रेंच आर्मी के इंजीनियर थे, फ्रेंच आर्मी में इंजीनियर थे बेसिकली सादी कारनोट। तो सादी कारनॉट जो ये है बेसिकली इन्होंने, आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड, बट एनीवे, तो इन्होंने जो है 28 ईयर्स की एज में कंटेम्पलेट किया था इंजन। इन्होंने दिमाग में लाया था एक ऐसा इंजन, आइडियल इंजन जो है वो बेसिकली हो सकता है दुनिया में। एंड उसके लिए बेसिकली आइडियल गैस का कॉन्सेप्ट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सिर्फ इतना ही उसके बारे में सोचा था। मतलब वो वही कॉन्सेप्ट सफिशिएंट थे इसको समझने के लिए। तो ये जो कारनॉट साइकिल है आखिर ये क्या चीज़ है, या फिर ये कारनॉट इंजन जो है ये क्या चीज़ है। तो कारनॉट इंजन इज़ अ परफेक्टली रिवर्सिबल इंजन। जो कारनॉट का इंजन है ये एक परफेक्टली रिवर्सिबल इंजन है। दुनिया में परफेक्टली रिवर्सिबल कुछ होता नहीं है, इसलिए कारनॉट इंजन जो है बेसिकली ये भी रियल चीज़ नहीं है। तो कारनॉट इंजन एक परफेक्टली रिवर्सिबल इंजन है। परफेक्टली रिवर्सिबल इंजन मतलब इसके किसी भी स्टेज पर किसी भी प्रोसेस का डायरेक्शन उल्टा कर देंगे तो वैल्यूज़ रिवर्स्ड हो जाएंगी, वैल्यूज़ रिवर्स्ड हो जाएंगी बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के या बिना किसी लॉस के। सो मतलब इट इज़ परफेक्टली रिवर्सिबल। ठीक है, इसे रिवर्स कर सकते हैं एट एनी मोमेंट, एट एनी स्टेज। तो चलिए आगे देखते हैं बेसिकली कारनॉट साइकिल किस चीज़ से बनी हुई है। कारनॉट साइकिल, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक इंडिकेटर डायग्राम बनाता हूँ। इंडिकेटर डायग्राम बेसिकली जो है थर्मोडायनेमिक्स में उसे कहते हैं जिसमें आप वाई एक्सिस पे प्रेशर प्लॉट करते हैं और एक्स एक्सिस पे आप वॉल्यूम प्लॉट करते हैं। तो जो कुछ हमारे पास ग्राफ्स होते हैं जैसे आइसोथर्मल ग्राफ्स होते हैं ना, उन्हें हम शॉर्ट में आइसोथर्म्स कहते हैं। तो ये है एक आइसोथर्म। ठीक है, वैसे ही हमारे पास एक दूसरा ग्राफ है जिसे हम एडियाबैट कहते हैं। एडियाबैटिक ग्राफ है ये, एडियाबैटिक ग्राफ, उसे हम एडियाबैट कहते हैं। तो ऐसे दो एडियाबैट्स हैं एंड दो आइसोथर्म्स हैं। तो एक साइकिल, कोई भी एक साइकिल जो कि दो परफेक्टली रिवर्सिबल एडियाबैट और दो आइसोथर्म से मिलके बनी है, एक साइक्लिक प्रोसेस जो कि दो एडियाबैट और दो आइसोथर्म से मिलके बना है, उसे हम कारनॉट साइकिल कहते हैं। ओके ओके, तो इस प्रोसेस में बेसिकली ये एक रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन वाला ग्राफ है, कर्व है बेसिकली ये वाला। ठीक है, सो रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन, ये है रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ठीक है, ये है रिवर्सिबल आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन एंड ये है रिवर्सिबल एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। तो ऐसे करके इसके जो चार आर्म्स हैं इस ग्राफ के, इनका मैंने नाम यहाँ पे लिख दिया है। तो बेसिकली प्रोसेस इस डायरेक्शन में चलेगा।
तो ये प्रोसेस इस डायरेक्शन में चलेगा। अच्छा, यहाँ पर मैं पहले से ही लिख दे रहा हूँ बिना एक्सप्लेन किए कि क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की। यहाँ पे प्रेशर P1 है इस पॉइंट पर, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है इस पॉइंट पर। क्योंकि ये आइसोथर्मल ग्राफ है तो टेम्परेचर तो नहीं बदलेगा बट प्रेशर, वॉल्यूम बदल जाएंगे। सो P2, V2 और T2 ये 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। मैं बीच में कॉमा लगाना ज़रूरी नहीं समझ रहा। आई थिंक यू आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड दिस। बीच में एक कॉमा है। ये जो पॉइंट है ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, तो इसमें तो सारी ही क्वांटिटीज चेंज होंगी क्योंकि इसमें तो हीट फिक्स रहती है, न प्रेशर, न वॉल्यूम, न टेम्परेचर। हीट कंटेंट जो भी है वो फिक्स रहता है सिस्टम का। तो ये हो जाएगा P3V3। ओ आई एम सॉरी, मैंने यहाँ पे बोल के भी T2 लिख दिया गलती से। दैट इज T1 ओनली एंड T2। अब जाके टेम्परेचर चेंज हुआ है। यहाँ तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो सकता बिकॉज वो आइसोथर्मल कर्व है, राइट। एंड फाइनली यहाँ पर जो ये पॉइंट है, चौथा पॉइंट, बिकॉज ये आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर नहीं बदलने वाला, टेम्परेचर T2 ही रहने वाला है, लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम बदलेगा। तो ये P4, V4 एंड T2। लिसन वेरी केयरफुली कि जो मैंने ग्राफ बनाया है आइसोथर्मल का ऐसा, एडियाबैटिक का ऐसा, ये मैं किस नॉलेज के बेस पर बना पाया। याद रखिए PV इक्वल्स टू NRT, ये क्वेश्चन आप जानते हैं। तो अगर आपने आइसोथर्मल प्रोसेस कंसिडर किया जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है तो PV इक्वल्स टू कांस्टेंट आ जाएगा, PV इक्वल्स टू सम कांस्टेंट आ जाएगा। बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस वो तो फिक्स है, कंटेनर के अंदर भरा हुआ है, गैस एस्केप कर नहीं सकती, जा नहीं सकती, भाग नहीं सकती। नंबर ऑफ मोल्स फिक्स हैं, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आइडियल गैस के लिए फिक्स होता है। और टेम्परेचर तो आपने अब खुद बना दिया कांस्टेंट प्रोसेस के अंदर, तो PV इक्वल्स टू कांस्टेंट हो गया। तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ है बेसिकली इट इज लाइक यू कैन से सम कांस्टेंट अपॉन V। ठीक है, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ऐसा भी आप कह सकते हैं। ये हो गया आइसोथर्मल ग्राफ, ये आइसोथर्मल हो गया। एडियाबैटिक इक्वेशन अगर आपने देखी होगी तो वो रहती है PV रेज टू गैमा इज कांस्टेंट, जहाँ पे गैमा इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स है एंड गैमा की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी रहती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इट इज P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V रेज टू गैमा। तो ऑब्वियसली इस ग्राफ की स्लोप ज़्यादा रहेगी इस ग्राफ के मुकाबले। आइसोथर्मल ग्राफ की स्लोप कुछ ऐसी है, एडियाबैटिक वाले की थोड़ी ऐसी है ना, मतलब कुछ ज़्यादा स्लोप है। तो मैंने उन्हीं को कंबाइन कर दिया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पार्ट तो समझ में आ गया। उसके अलावा ये जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, इन प्रोसेसेस में आप देखेंगे कि टेम्परेचर भले ही कांस्टेंट क्यों ना हो पहले वाले प्रोसेस में, बट P और V बदल रहे हैं। ऐसा क्यों? टेम्परेचर कांस्टेंट है तो PV क्यों बदल रहा है, P और V क्यों चेंज हो रहा है? वो तो देखिए ऑब्वियस है, बिकॉज हम आइसोथर्मल प्रोसेस कर रहे हैं तो PV इक्वल्स टू कांस्टेंट आ रहा है। तो भाई कांस्टेंट तो तभी रहेगा ना जब ये दो वैल्यूज़ भी चेंज होंगी, ये दो वैल्यूज़ भी चेंज होंगी। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये वैल्यू 20 पे फिक्स है, बरकरार है, और आप कोई प्रोसेस कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू पहले अगर 2 × 10 थी तो हो सकता है प्रोसेस करने के बाद 5 × 4 हो जाए, दोनों से 20 आ सकता है ना। पहले प्रेशर 2 था, बढ़ के वो हो गया 5 यूनिट्स, तो वॉल्यूम पहले 10 थी, घट के हो गई 4। तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल है ना। तो यानी कि दोनों को ही बदलना पड़ेगा ताकि वो मल्टीप्लिकेशन से कांस्टेंट दे सकें। वैसा ही कुछ मसला एडियाबैटिक वाले का भी है कि एडियाबैटिक वाले में तो तीनों ही बदल जाते हैं। बिकॉज देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना, हीट हीट जो है एडियाबैटिक प्रोसेस में कांस्टेंट रहती है। यानी कि ये जो दो पॉइंट्स हैं बेसिकली, ये वाला और ये वाला पॉइंट, इसके बीच में जो प्रोसेस हो रहा है इसमें हीट कांस्टेंट रहती है। अब कांस्टेंट हीट को रखने के लिए जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर के साथ में कुछ ऊपर नीचे करना होगा। जब तक कि टेम्परेचर में कुछ हम चेंज नहीं करेंगे तो एक प्रोसेस में जिसमें एक्सपांशन भी हो रहा है, प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है, वॉल्यूम है बढ़ रही है, कम हो रही है, जो भी हो रहा है, तो जब तक कि हम टेम्परेचर को चेंज ना करें हीट कंटेंट सेम नहीं रह सकता। बिकॉज आप जानते हैं एक्सपांशन में कूलिंग होती है,
मतलब और फिर कंप्रेशन में हीटिंग होती है, ये सब चीज़ें जो होती हैं। तो हीट का कंटेंट अगर बरकरार रखना है तो हमें टेम्परेचर के साथ कुछ तो चेंजेस लाने होंगे। वैसे ही हमको अगर कोई प्रोसेस आइसोथर्मल बनाए रखना है तो यहाँ पे हीट में कुछ चेंजेस लाने होंगे। तो फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं बेसिकली वो इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि हमारा जो टेम्परेचर है वो चेंज क्यों हो रहा है, मतलब यहाँ पर तीनों चीज़ें चेंज क्यों हो रही हैं, तीनों चीज़ें। तो पहला तो रीज़न मैंने इसका बता दिया आपको कि टेम्परेचर में तो बदलाव होगा क्योंकि हीट कांस्टेंट है। हीट को अगर आप कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो टेम्परेचर में आपको बदलाव करने होंगे, एक तो बात ये। दूसरी बात जो ये है कि भाई प्रेशर और वॉल्यूम के चेंज हो रहे हैं तो भाई वो तो इस इक्वेशन की बदौलत हो रहे हैं, है ना। तो अगर हमें राइट साइड पे ये कुछ कांस्टेंट रखना है तो पी और वी दोनों को बदलना होगा क्योंकि ये तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ही है ना। ये जो फॉर्मूला है दिस इज फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। सो आई होप कि आपको ये बेसिक बात समझ में आ गई है। अच्छा, तो ये तो चलिए हमारे प्रोसेसेस हो गए। अब इसके आगे हम देखते हैं एक्चुअल इंजन जो है उसका स्कीमेटिक डायग्राम। स्कीमेटिक इन द सेंस मतलब इट्स नॉट मतलब एक समझ लीजिए ब्लॉक डायग्राम टाइप का है। मैं इसको एकदम स्कीमेटिक भी नहीं बोलूँगा। एनीवे एनीवे, सो यहाँ पर मेरे पास जो है एक कंटेनर है, लेट्स से सिलेंडर है, ठीक है, जिसमें गैस जो है मौजूद है, इसमें गैस प्रेजेंट है। तो मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें गैस प्रेजेंट है। अब बेसिकली इसके अंदर मैं एक पिस्टन लगा देता हूँ, सो दैट्स माय पिस्टन। ये पिस्टन दरअसल कोई एक अलग चीज़ नहीं है। पिस्टन मतलब एक ढक्कन होता है, उसमें डंडा लगा दो तो भैया वही पिस्टन बन गया, है ना। तो लिड होती है बेसिकली, लिड लिड समझ रहे हैं ना, ढक्कन 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 लिड। लिड में हैंडल लगा दिया, पिस्टन बन गया, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो ये जो रहता है ना, हाँ बस इसकी एक अच्छी बात ये रहती है कि ये अंदर फिट होता है ना, अंदर की तरफ। हमारे जो नॉर्मल ढक्कन वक्कन होते हैं तो उनका कैसा हिसाब रहता है कि वो ऊपर थोड़े से बड़े होते हैं और ऐसा ऐसा रहते हैं, बट ऐसा नहीं, ये पूरा एरिया ऐसा कवर करके अंदर तक जाता है। चलिए एनीवे, तो इसके अंदर हमारा वर्किंग सब्सटेंस यानी कि एक आइडियल गैस भरी पड़ी है। सो आइडियल गैस है, इसके अंदर इस तरीके से गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, लेट्स से। और पहले शुरुआत में आपको इसको जो है ना क्या करना है कि एक इंसुलेटर पे बनाए रखना है। तो मान लेते हैं कि भैया ये एक इंसुलेटर पे है। इंसुलेटर का कलर मैं कुछ अलग दिखा देता हूँ, लेट्स से कि ये मेरा इंसुलेटर है, ठीक है। तो दैट्स एन इंसुलेटर। पहले इसको इंसुलेटर पे रखना है, इंसुलेटर पे रखना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब ये इंसुलेटर पे क्यों रखना है मैं बता देता हूँ आपको। जो इसका बेस है ना, इस बंदे का बेस है वो कंडक्टिंग बेस है। पहले तो याद रखिए कि कंडक्टिंग बेस है, कंडक्टिंग बेस है, मतलब हीट कंडक्ट कर सकता है। और या फिर आप सिंपली उसको कह सकते हैं कि इट्स अ डायाथर्मिक बेस या डायाथर्मिक वॉल जिसमें हीट एक्सचेंज हो सकता है। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल शुरू में नहीं चाह रहा हूँ कि हीट आए या जाए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कर रखा है। अब आप बोलेंगे सर साइड में से तो हीट चली जाएगी ना, यहाँ यहाँ से तो हीट जाएगी। नहीं नहीं नहीं, वो हमने एडियाबैटिक वॉल्स ले रखी हैं। तो मैं एडियाबैटिक वॉल्स यहाँ पे बना के एक बार दिखाई देता हूँ तो बेटर रहेगा। सो दीज आर लाइक एडियाबैटिक वॉल्स। तो यहाँ से हमने बराबर एक थर्मस जैसा अरेंजमेंट कर रखा है, लेट्स से। तो ये एडियाबैटिक वॉल्स हैं और पिस्टन भी हमारा बिल्कुल एडियाबैटिक टाइप का है जिसमें से हीट आ जा नहीं सकती है। तो आई होप कि आपको पूरा अरेंजमेंट समझ में आ रहा है कि सिर्फ जो बॉटम है ना इसका वो कंडक्टिंग है। अब जब इंसुलेटर पे ही रख दिया तो वो भी नॉन कंडक्टिंग टाइप का ही हो गया, है कि नहीं। तो आई होप कि आपको ये पहला जो स्टेप मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है कि अरेंजमेंट किस प्रकार की है, राइट। तो शुरुआत में इसमें जो प्रेशर है वो P1 है, वॉल्यूम V1 है और इस बंदे का टेम्परेचर जो है वो T1 है, ठीक है। तो इस गैस के अंदर जो प्रेशर बरकरार है इस कंटेनर पे वो P1 है और वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है। अब मैं क्या करूँगा ना, इसे शिफ्ट कर दूंगा। तो बेसिकली एक सोर्स पे शिफ्ट कर देता हूँ इसे, इंसुलेटर पे से उठा के सोर्स पे डाल देता हूँ। सोर्स तो आप समझते ही होंगे, बेसिकली एक रिजर्वायर होता है, एक हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर। सो ये रिजर्वायर है। रिजर्वायर का मतलब यानी कि इसमें से कितनी भी हीट निकाल लो ना तो इसका टेम्परेचर नहीं बदलेगा। यही समुंदर की तरह है, समुद्र में से 4 बकेट पानी निकाल लोगे तो जैसे उसमें कुछ बदलाव नहीं आता है, तो वैसे ही यहाँ पे भी कितनी भी हीट खींच लो बेसिकली इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होने वाला। इसे कहते हैं सोर्स, जो कि एक हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर है। अब इसके ऊपर मैंने अपना जो है ये भाई लाके apparatus टिका दिया। तो ठीक है, मैं बना रहा हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया हमारा सिलेंडर, हमने लाके इसी के ऊपर रख दिया। ओके, अरे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बड़ा बन रहा है यार, पता नहीं क्यों आज मेरी ड्राइंग को क्या हो गया है। ठीक है, कोशिश तो जारी है। चलिए एनीवे, तो बेसिकली यहाँ पर जो है ये मैं फिर से इसको अच्छे से बना देता हूँ खूबसूरत। बुरा नहीं लगना चाहिए एक्चुअली चीज़ें, है ना, वरना मज़ा नहीं आता पढ़ने में। तो ये अब मैं क्या करूँगा ना, ध्यान से सुनिएगा कि मैं इस गैस को एक्सपांड करूँगा, एक्सपांड यानी कि पिस्टन को पीछे खींचूंगा। लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि अगर पिस्टन पीछे खींचा गया अचानक से, सपोज अचानक से खींचा गया तो क्या हो जाएगा। अरे गैस सडनली एक्सपांड होगी तो कूल हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। मुझे गैस को बेसिकली कूल नहीं करना है,
क्योंकि मैं पहला प्रोसेस करने जा रहा हूँ जो मुझे कारनॉट ने करने बोला है। मैं एक परफेक्ट इंजन बनाना चाहता हूँ ना, तो परफेक्ट इंजन बनाना है, कारनॉट इंजन बनाना है, तो कारनॉट ने क्या बोला है, पहले स्टेप में टेम्परेचर बदलना नहीं चाहिए, आइसोथर्मल एक्सपांशन होना चाहिए, प्रेशर बदलो, वॉल्यूम बदलो, टेम्परेचर ना बदल जाए गलती से। ठीक है, तो मुझे बहुत ही धीरे 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 क्वाजी स्टैटिकली ये ज़्यादा बेटर वर्ड है, तो क्वाजी स्टैटिकली मुझे है ना इसको पीछे लेना है। अब आप बोलेंगे सर क्वाजी स्टैटिकली, देखो स्टैटिक का मतलब तो बिल्कुल रुका हुआ, मतलब आप हिला ही नहीं रहे हैं उसको, पिस्टन को पीछे। क्वाजी बोल दिया ना तो मतलब बिल्कुल ऑलमोस्ट यू कैन से, या फिर हाफ टाइप का, हाफ तो नहीं, थोड़ा हाफ से ज़्यादा समझ लीजिए, मतलब स्टैटिक क्वाजी स्टैटिकली इसको मूव कर रहे हैं, मतलब इतना स्लो मूव कर रहे हैं कि पता ही नहीं चल रहा कि मूव कर रहे हैं पीछे, बट हो रहा है मूव। ठीक है, तो उसे मूव करना है क्वाजी स्टैटिकली, धीरे 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 उसको पीछे मूव करना है, ताकि जब गैस एक्सपांड हो और उसकी हीट कम होना चाहे, यानी कि वो ठंडी होना चाहे गैस, तो ये सोर्स से वो हीट ड्रॉ कर ले और ठंडा ना हो पाए। लिसन वेरी केयरफुली, लिसन वेरी वेरी केयरफुली। आपको इतना धीरे धीरे उसे पीछे खींचना है, इतना धीरे धीरे उसे पीछे खींचना है कि बेसिकली आपकी गैस जब एक्सपांड हो, तो जब वो ठंडी होना चाहे तो ठंडी होने ना पाए, क्योंकि हीट जो है यहाँ से उसको सप्लाई हो जाए और टेम्परेचर T1 पे बरकरार रहे। तो इस तरीके से, इसी तरीके से आप जो है अचीव कर सकते हैं नया प्रेशर, नया वॉल्यूम, लेकिन पुराना ही टेम्परेचर, आइसोथर्मल एक्सपांशन। समझिए इस बात को कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन तभी अचीवेबल है जब आप इस चीज़ को बहुत ही स्लोली परफॉर्म करें, क्वाजी स्टैटिकली परफॉर्म करें, गैस को इतना धीरे एक्सपांड करें कि जब एक्सपांशन के वक्त जो कूल डाउन होना चाहिए वो कूल डाउन होने ना पाए, नीचे से हीट ले ले और टेम्परेचर उतना ही बना रहे। तो ये हो सकता है, ये बिल्कुल पॉसिबल है, ये कोई एकदम अजीब बात नहीं है, ये ऐसा हो सकता है। आप धीरे धीरे जो है इसको जब पीछे खींचेंगे तो अंदर हीट आती चली जाएगी सोर्स से, इस तरीके से अंदर आती जाएगी और टेम्परेचर कंपेंसेट होता रहेगा, मतलब, या फिर आप इसको ऐसा समझिए, अच्छा उल्टा तरीके से समझिए, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है ऐसे सोचिए कि ये बंदा जो सोर्स है ये धीरे धीरे हीट कर रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए ना, तो आप टेम्परेचर नहीं बढ़ने दे रहे हैं, टेम्परेचर उतना ही बना रहे, इसलिए आप धीरे से इसको पीछे खींच लेते हैं। जैसे टेम्परेचर बढ़ने जाता है उसको पीछे खींच लेते हैं, गैस कूल हो जाती है, टेम्परेचर उतना ही हो जाता है। तो जैसे जैसे इससे हीट अंदर जा रही है, टेम्परेचर बढ़ना चाह रहा है, आप पिस्टन को पीछे सरकाए चले जा रहे हैं ताकि टेम्परेचर बढ़ने ना पाए, गैस कूल होती रहे और उतने पे ही जो कांस्टेंट टेम्परेचर T1 है उस पर मेंटेन रहे। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन। ये हमारा पहला प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से जो है आप क्या करें, इसे उठा के दोबारा, इस सिलेंडर को दोबारा उठा के इंसुलेटर पे ही रख दें। तो ये आ गया भैया हमारा, फिर से एक इंसुलेटर आ गया, वही वही इंसुलेटर जो शुरू में था। इसके ऊपर आप अपना सिलेंडर जो है शिफ्ट कर दें। तो हम जो है अपना सिलेंडर यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। चलिए कर दिया। अरे ये कैसा वाहियात सिलेंडर बन गया। चलिए ठीक, अब ठीक है। तो बेसिकली जो सिलेंडर है ये हमने बना दिया, यहाँ पर हमने वही एडियाबैटिक वॉल्स अपनी जो है बना दी खूबसूरती से। बहुत ही बेकार बना है, चलिए एनीवे कोई बात नहीं। तो ये बना दिया हमने, और फिर उसके बाद में जो है अब हम क्या करेंगे ना, धीरे धीरे ध्यान देना, देखिए सुनिए, हम जो पिस्टन ऑलरेडी इतनी ऊंचाई पर आ चुका था, अब हम उस पिस्टन को धीरे धीरे और ऊपर खींचेंगे, धीरे धीरे और ऊपर खींचेंगे। लेकिन इंसुलेटर पे जब रख दिया तो जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं इंसुलेटर पे रखने के बाद क्या होगा कि अब हीट खींच नहीं सकता, हीट लेने के लिए कुछ है ही नहीं। तो टेम्परेचर एक्सपांड तो होगी, लेकिन खुद की हीट के एक्सपेंस पर, खुद की हीट के एक्सपेंस पर, यानी कि जो उसकी खुद की जो हीट है उसके अंदर ना, उसके एक्सपेंस पर एक्सपांड होगी। मतलब आप समझ पा रहे हैं, एक्सपेंस पर एक्सपांड होना, हाँ ठीक है ठीक है, ऐसे समझ लीजिए, उसकी हीट खर्चा होगी एक्सपांशन में, यानी कि वो कूल हो जाएगी। अरे गैस को आप पीछे पीछे खींच के एक्सपांड कर रहे हैं, पिस्टन को पीछे ले जा रहे हैं, गैस को एक्सपांड कर रहे हैं और हीट भी लेने नहीं दे रहे, इंसुलेटर से आपने टच कर दिया उसको, तो भैया गैस क्या हो जाएगी, कूल डाउन हो जाएगी ना, गैस का टेम्परेचर जो है मतलब जो है वो गिर जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? आई होप कि आपको ये बेसिक सी बात समझ में आ रही है कि गैस का टेम्परेचर गिर जाएगा। अच्छा हीट ना आ रही है ना जा रही है, मतलब हीट कंटेंट जो है बेसिकली वो कांस्टेंट रहने वाला है अंदर। हीट ना आ रही है ना जा रही है ना, जा तो सकती ही नहीं है कहीं से और आ भी नहीं सकती क्योंकि इंसुलेटर नीचे लगा हुआ है। तो हीट कंटेंट तो बेसिकली जो सिस्टम का है वो वैसे के वैसे रहने वाला है, तो टेम्परेचर जो है फॉल डाउन हो जाएगा, टेम्परेचर जो है वो गिर जाएगा। तो यहाँ पर जो नई कहानी बनी है वो ये है कि प्रेशर बदल के P3 हो चुका है, वॉल्यूम बदल के V3 हो चुकी है और टेम्परेचर गिर के T2 हो चुका है। ये हमारा एडियाबैटिक एक्सपांशन है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन, बहुत ही धीरे धीरे करना है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन करना है हमको। तो हमारा ये स्टेज का तीसरा वाला पॉइंट है। तो यहाँ से हम यहाँ गए थे, फिर अब यहाँ से यहाँ गए,
ठीक है। तो बेसिकली P3V3T2। आई होप कि आपको ये बात बेसिक समझ में आ चुकी है। तो अभी इसको हमने कूल कर दिया है और एक्सपांड कर दिया है एडियाबैटिकली। चलिए, ये तो तीसरा स्टेज हो गया। अब चौथे स्टेज का क्या, इसे उठाइए और सिंक पर रख दीजिए। तो चलिए भैया, हमने ये सिंक बना दिया, इसे सिंक पे रख देते हैं। सिंक पे, सिंक जो होता है ना, वो लो टेम्परेचर रिजर्वायर होता है, लो टेम्परेचर रिजर्वायर। और बेसिकली ये कैसा होता है ना, मतलब एक कोल्ड है, ये कोल्ड है, बेसिकली कोल्ड कोल्ड रिजर्वायर है। यानी कि इसे कितना भी हीट सप्लाई कर दो, कितनी भी हीट रिजेक्ट कर दो इसके अंदर, इसका टेम्परेचर बढ़ने वाला नहीं, T2 पे ही मेंटेन्ड रहेगा। ये बहुत ज़रूरी है। ये सब प्रोसेसेस के लिए बहुत ज़रूरी है ऐसा सब कुछ होना, ठीक है। ऐसे रिजर्वायर्स होना बहुत ज़रूरी है। भले देखिए एकदम आइडियल रिजर्वायर ना हो, लेकिन नियर अबाउट आइडियल तो होना चाहिए ना। अरे वरना ऐसा ना हो जाए कहीं गलती से कि आप जो है प्रोसेस करने का सोच रहे हों, और आपने हीट अगर इसको रिजेक्ट किया और इसका टेम्परेचर खुद ही बदल गया, तो कांटेक्ट में तो आपका इंजन भी है, और अगर कांटेक्ट में है तो फिर तो भैया वो तो उसका भी टेम्परेचर चेंज होगा। तो हमको तो ऐसा नहीं करना है ना। अरे भाई, कितनी बार बनाऊँ, ये तो बिल्कुल बकवास सा बन रहा है। चलिए ठीक है, एक आध बार अच्छा बन जाता है गलती से। तो यहाँ पर जो है मेरे पास आप देख सकते हैं कि ये सिलेंडर है, वही अपना पुराना। मैंने इसको बस यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। अब मैं इसको क्या करूँगा ना, इसको आइसोथर्मल कूलिंग करूँगा, मतलब आइसोथर्मल कंप्रेशन करूँगा। तो अब मैं इसको फिर से दबाऊँगा, और इसको दबा के जो है बेसिकली वही ओरिजिनल जैसा था वहीं पर ले जाऊँगा। ध्यान से देखिएगा। तो इसको मैंने हैंडल पकड़ के प्रेस किया है, हैंडल पकड़ के प्रेस किया इसको मैंने। ओके, जस्ट अ मोमेंट। ठीक है। हाँ, यहाँ पर जो है मेरा गैस को मैंने कंप्रेस कर दिया है। तो गैस के मॉलिक्यूल्स थोड़े क्राउडेड दिखाने पड़ेंगे। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर मैंने गैस को कंप्रेस किया है। ये है प्रेशर P4, वॉल्यूम V4, और जो है मेरा टेम्परेचर T1 कर दिया मैंने। अब आप बोलेंगे सर टेम्परेचर T1 पे कैसे पहुंचा, ओ सॉरी 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 सॉरी, टेम्परेचर T2। अब आप बोलेंगे सर ये टेम्परेचर T2 कैसे मेंटेन रहा, टेम्परेचर T2 कैसे मेंटेन रहा। तो देखिए, ये जो सिंक है ना, जो सिंक है बेसिकली, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर रखने के बाद, सिलेंडर को इसके ऊपर रखने के बाद मैं गैस को धीरे धीरे दबा रहा हूँ। अब मैं गैस को धीरे धीरे दबाऊंगा तो उसके अंदर क्या होगा, हीटिंग आएगी, टेम्परेचर बढ़ना चाहेगा, टेम्परेचर बढ़ना चाहेगा। लेकिन क्योंकि ये गैस जो है कांटेक्ट में है इस कोल्ड रिजर्वायर के, तो टेम्परेचर T2 पे कांस्टेंट रहेगा। यानी कि जो भी हीट जनरेट होगी ना, जो इसे गर्म करना चाहेगी ना, वो बेसिकली इसमें घुस जाएगी, इसमें घुस जाएगी। क्योंकि ये बंदा है ना, इसके साथ में बेसिकली कांटेक्ट में है, तो वही टेम्परेचर बना के रखेगा, क्योंकि ये तो रिजर्वायर है। और हीट जो जनरेट होगी वो खींच लेगा। कितनी भी हीट खींच ले, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, और इसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, तो इसका टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा T2 पर। तो ये जो प्रोसेस है, ये आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। समझिए इस बात को आप इस बात को समझिए कि मैं कर क्या रहा हूँ, कि मैं जब कंप्रेस कर रहा हूँ ना, तो ये गैस गर्म होना चाह रही है, तो जो हीट एक्स्ट्रा जनरेट होगी ना, वो इसमें घुस जाएगी। और लेकिन इसमें घुसने से हीट, इस पे तो कोई असर पड़ता नहीं है सिंक पे, क्योंकि ये कोल्ड टेम्परेचर रिजर्वायर है, तो ये T2 पे मेंटेन रहेगा, तो ये भी T2 पे मेंटेन रहेगा। सो आई होप कि आपको ये जो फोर्थ स्टेप है, सॉरी थर्ड स्टेप, आपको ये समझ में आया है। तो हम यहाँ से यहाँ गए थे, फिर यहाँ से यहाँ आए थे, अब यहाँ से यहाँ पहुँच चुके हैं P4 V4 और T2 पे। अब जो अगला स्टेप है, वो स्टेप ये है कि हम फिर से इसे ट्रांसफ़र कर दें इंसुलेटर पर। तो हम इसे इंसुलेटर पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ गया हमारा इंसुलेटर, और यहाँ पे हम रख दे रहे हैं अपना सिलेंडर पहले की तरह। तो ये है हमारा सिलेंडर। अब बेसिकली ये जो सिलेंडर है, इसमें हम क्या करेंगे कि अब इसको एडियाबैटिक कंप्रेशन करेंगे, एडियाबैटिक कंप्रेशन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एडियाबैटिक कंप्रेशन करने वाले हैं इसको। इसलिए तो इंसुलेटर नीचे लगा दिए हैं, ताकि हीट आ जा ना पाए, है ना। और एडियाबैटिक कंप्रेशन करेंगे, इसे और दबा के अंदर की तरफ ले जाएंगे, बिल्कुल और नीचे ले जाएंगे इसे, है ना। तो एडियाबैटिक कंप्रेशन करेंगे। तो जब एडियाबैटिक कंप्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा। अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं और ज़्यादा क्राउडेड हो गए, हीट जनरेट होगी बट हीट भाग नहीं पाएगी। तो जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर जो T2 था, जो कम टेम्परेचर था, वो बढ़ के अब तब तक इसे दबाएंगे जब तक कि टेम्परेचर बढ़ के T1 पे ना पहुंच जाए। तो प्रेशर जो है बढ़ के हमने पहुंचा दिया, बढ़ा के इसको P1 पे, वॉल्यूम फिर से घटा के V1 पे पहुंचा दी, और टेम्परेचर जो है बढ़ा के T1 पे पहुंचा दिया। T2 से T1 पहुंच गया, T2 कम टेम्परेचर था, इसको इतना दबाया कि ये T1 पे पहुंच गया। तो ये जो है, ये है एडियाबैटिक कंप्रेशन, क्योंकि इसमें हमने हीट को आने जाने नहीं दिया। ये सारे प्रोसेस क्वाजी स्टैटिकली करना है।
तो हम लोग यहाँ से यहाँ गए थे, यहाँ से यहाँ गए थे, यहाँ से यहाँ गए थे, अब यहाँ से यहाँ भी आ गए, तो ओरिजिनल पॉइंट पे पहुँच गए हैं। बिल्कुल साइक्लिक प्रोसेस है और साइक्लिक प्रोसेस कंप्लीट हो चुका। तो आई होप कि आपको ये बहुत ही बेसिक सा प्रोसेस समझ में आया कि इंसुलेटर पे रखो, प्रेशर P1 रहता है, वॉल्यूम V1 रहती है, टेम्परेचर T1 रहता है, फिर सोर्स पे रख के, सोर्स पे जिसका टेम्परेचर T1 है, धीरे 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 घसीटो। गैस जो है कूल होना चाहेगी, क्योंकि आपने घसीटा है, उसको एक्सपांड किया है, गैस कूल होना चाहेगी, लेकिन नीचे का बंदा हीट सप्लाई कर देगा, तो गैस उतने के उतने टेम्परेचर पे रहेगी, क्योंकि दोनों कांटेक्ट में है ना, तो T1 पे ही रहेगी, T1 पे ही रहेगी। तो ये आइसोथर्मल एक्सपांशन हो गया। अब उसके बाद में उसे उठाइए और इंसुलेटर पे रख दीजिए। जब आप इंसुलेटर पे रख देंगे तो बेसिकली क्या होगा कि जब उसे और खींचेंगे तो अब गैस तो एक्सपांड तो होगी, लेकिन कूल हो जाएगी, क्योंकि अब तो हीट अंदर आ नहीं रही है, तो टेम्परेचर गिर के T2 हो जाएगा। प्रेशर चेंज वेंज होता रहेगा, वो तो सब होता ही रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद में आप इंसुलेटर से उठाएंगे और सिंक पे रख देंगे। सिंक पे रखने के बाद अब आप उसे प्रेस करना स्टार्ट करेंगे। जब उसे प्रेस करना स्टार्ट करेंगे, कंप्रेस करेंगे इसको, गैस को, तो बेसिकली धीरे धीरे कंप्रेस करना है, धीरे धीरे कंप्रेस करेंगे, गैस गर्म होना चाहेगी, एक्स्ट्रा हीट जो जनरेट होगी वो सिंक खींच लेगा, और सिंक T2 पे है तो ये भी T2 पे ही बरकरार रहेगा। उसके बाद में से इंसुलेटर पे रख के और दबाइए, तो टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते, क्योंकि अब तो हीट कहीं जा नहीं सकती है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, तो टेम्परेचर बढ़ के T1 हो जाएगा, वॉल्यूम जो है घट के V1 हो जाएगी, और प्रेशर बढ़ के P1 हो जाएगा। तो ऐसे करके 5 स्टेप्स में आपको कार्नोट साइकिल कंप्लीट करना है। तो ये बन गया हमारा कार्नोट इंजन। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इसकी एफिशिएंसी डिटरमाइन कर सकते हैं, कि कार्नोट की इंजन की एफिशिएंसी कितनी होती है। ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि भाई ये कितना एफिशिएंट इंजन है, क्योंकि भाई इसकी एफिशिएंसी से मालूम पड़ेगा ना कि हम दुनिया में इससे ज़्यादा एफिशिएंट कुछ बना भी पाएंगे कभी, कि नहीं बना पाएंगे। दिस इज़ अ वेरी आइडियल इंजन, तो एफिशिएंसी इसी की सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर इसकी एफिशिएंसी पता चल गई, समझो 70% 80%, तो यानी कि उससे ज़्यादा एफिशिएंट तो दुनिया में इंजन नहीं बनेगा। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।